गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिहार के एग्ज़ाम को देखते हुए आज फिर से हम लोग बिहार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। उम्मीद है कि इन प्रश्नों का सामना आपको एग्ज़ाम हॉल में इस प्रश्नों से बिल्कुल आप लोग अपरिचित नहीं रहेंगे और देखने के बाद वहाँ पे आप एग्ज़ाम हॉल में सवालों को बेझिझक बनाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जितनी बार आप सवालों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो वो सवाल आपके माइंड में रहता है और 2-3 दिन के बाद ही एग्ज़ाम होने वाला है। सारा संशय भी मिट चुका है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम होने ही वाला है 13 तारीख को और आप लोग अच्छे से जम के तैयारी कीजिए। लास्ट मोमेंट में मेरी एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कुछ भी चीज़ अब नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जो भी करना है, जो पढ़ा हुआ है, बस उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, पलट के देख लीजिए। और नया पढ़ना है तो करंट अफेयर्स देखिए, वो भी एक दिन पहले तक, उसके बाद वो भी नहीं पढ़ना है। अभी 2-3 दिन समय है, जितना हो सके बिहार का करंट अफेयर्स, नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स और बिहार से जुड़ा हुआ कुछ स्टैटिक जीके, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये सब क्वेश्चनों को आप बिहार से रिलेटेड देखें क्योंकि इन सेक्टर से सवाल पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अधिक होते हैं। वैसे देखिए इस बार कहा गया है कि कुछ पैटर्न चेंज करने वाला है, कुछ यूपीएससी लेवल का मॉडल करेगा, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। लेकिन अभी हमको इतना तक ही मान के चलना है। तो कुछ क्वेश्चनों को लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं, देखते हैं वो सब प्रश्नों का आंसर क्या होगा। सबसे पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। ध्यान से आप लोग सुनते भी जाइए, देखते भी जाइए और कहीं हो सके तो शॉर्ट में आप लोग लिख भी लीजिए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जी कि हम बार बार एक ही चीज़ को बोलते हैं कि लिखिए जरूर, कुछ कीजिए या ना कीजिए लेकिन लिखिए जरूर। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, पहले लिखने का तरीका बताते हैं कि राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। हरियाणा में ये चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, हरियाणा में। लेकिन यहाँ सवाल महत्वपूर्ण है कि किसने जीता, तो आप नोट करके महत्वपूर्ण पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप से बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। तो सिंपल लिख सकते हैं, बिहार के खिलाड़ी कौन जीता है, रणवीर कुमार। कौन खिलाड़ी, रणवीर कुमार ने रजत पदक जीता है। किस चैंपियनशिप में, ये याद रखना है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। ये खेल का नाम याद रखना है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, रणवीर कुमार। एकदम याद रखिएगा, रणवीर कुमार ये रहने वाले खिलाड़ी हैं सारण छपरा के और इन्होंने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक, जिसको बोलते हैं सिल्वर मेडल, इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, ये ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं कि कुछ नया नया नाम आपको एग्जाम में आएगा और देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो 2023-24 के दौरान 2023-24 के दौरान पूछ रहा है, नाबार्ड किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है। ये सब देखिए बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, वीवीआई, इसलिए हम लिख दे रहे हैं वीवीआई। डाटा वाला क्वेश्चन जरूर 2-3 को डालता है। नाबार्ड द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय, फाइनेंशियल सपोर्ट कितना दिया गया, राशि में पूछ रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सहायता राशि कितनी दी गई है नाबार्ड के द्वारा, किसको, बिहार को, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हमारा होगा 10,372 करोड़ रुपया। 10,372 करोड़ रुपया, कितना, 10,372 करोड़, 10,372, इस तरह से याद रखना 10,372। अगर 72 नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, 10,300 भी याद है। 3 डाटा अगर याद रखते हैं तो उतना तक में नहीं करेगा। ऐसा ऑप्शन कभी नहीं देने जा रहा है कि 10,372 देगा, 10,374 देगा, 10,370 देगा, ऐसा कभी नहीं देगा। लेकिन हाँ, 3 याद रखना है, 10,300 तक जरूर याद रखना है। तो नाबार्ड के द्वारा बिहार को इतना वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा रही है। ठीक है, याद हो रहा है ना, एक बार फिर से रिकॉल करवा देंगे, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा तो आसान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूबन क्या कह रहा है, रूबन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी, नवीन टेक्नोलॉजी का मेडिकल क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, नए तरह का तकनीक का मेडिकल के क्षेत्र में। रूबन मेमोरियल यही पटना में स्थित है। रूबन मेमोरियल कहाँ है, पटना में है। हम लोग पटना में है तो जान रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन कोई बाहर के लोग होंगे तो पता नहीं होगा कि रूबन मेमोरियल कहाँ है हॉस्पिटल।
तो क्या है, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, एमआरआई मशीन। तो जनरली सब हॉस्पिटल में रहता है, कोई ऐसा तो नया अत्याधुनिक तो नहीं हुआ। एक नया नाम देखिए आ रहा है, सर्जिकल रोबोट प्रणाली। दूसरा, तीसरा है प्रोटोन थेरेपी केंद्र। चौथा है कृत्रिम दिल प्रत्यारोपण इकाई। ये 3 पर हमारा जो है आंसर जाने की संभावना बन रही है। तो इसमें सबसे नया टेक्निक जो है वो है सर्जिकल रोबोट प्रणाली। सर्जिकल ऑपरेशन अब किया जाएगा रोबोट के द्वारा, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सपोर्ट करेगा। सोचिए कितना नया टेक्नोलॉजी है रूबन में, ये पटना में। तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्जिकल रोबोट प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच, भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। नेशनल लेवल का हॉकी टीम का बात हो रहा है, ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम किस टीम का बात कर रहा है, भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रमुख कोच है। तो यहाँ बिहार के करंट अफेयर्स में इसकी इसलिए महत्ता है, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वही बिहार के ही व्यक्ति जो कि महिला टीम के कोच बने हैं। उस व्यक्ति का नाम है हरेंद्र सिंह, सारण के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले, सारण छपरा के रहने वाले हरेंद्र सिंह। भारतीय महिला हॉकी टीम, ये बिहार के करंट के साथ साथ नेशनल के करंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, इसको VVI कर सकते हैं। ये जरूर संभावना है एग्जाम में पूछे। पहले, इसके पहले भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कोच कौन थे, जेनेक सोपमैन। इसके पहले हरिंदर सिंह के पहले वही थे महिला हॉकी टीम के कोच, जेनेक सोपमैन। अब बने हैं कौन, हरेंद्र सिंह। ये 2028 तक ओलंपिक तक रहेंगे, अगले ओलंपिक तक ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन हो गए, हरेंद्र सिंह, एकदम याद रखना है। बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई। अभी हाल ही में जो है एशियाई जलीय पक्षी का जनगणना हुआ है कि एशिया में जितना भी जलीय जीव हैं उसका जनगणना किया गया है। हर चीज़ का जनगणना होता है, पशु का जनगणना, जलीय जीव का जनगणना, मानव का, व्यक्ति का जनगणना, सब चीज़ के आधार पर, जाति के आधार पर। तो उसमें किया गया एशियाई जलीय पक्षी का जनगणना जो किया गया, तो इसमें कितना पक्षी प्रजातियों का पहचान किया गया। बहुत ऐसा प्रजाति है जिसका पहचानना नामुमकिन है, तो धीरे धीरे उसको पहचान में सामने लाया जा रहा है। तो कितना पक्षी के प्रजाति की पहचान की गई, लगभग 100 प्रजाति, लगभग 150 प्रजाति, लगभग 200 प्रजाति, लगभग 250 प्रजाति। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 200 प्रजाति। एकदम याद रखना है, लगभग 200 प्रजाति की पहचान की गई है। एशियाई जलीय जीव की जो जनगणना हुई उसके रूप में 200 लगभग है, थोड़ा 2-4 आगे पीछे हो सकता है, इसलिए लगभग में डाटा दिया गया है। ऐसे प्रश्न आपको एकदम बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस सब प्रश्न को आप लोग बेझिझक देखिए और वहां बनाने के लिए तैयार रहिएगा। अगला सवाल देखिए, कुंडलपुर होगा, कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। कुंडलपुर राजकीय महोत्सव राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। तो ये महोत्सव का बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, नालंदा में। कहाँ किया गया, नालंदा में। जनरली देखिए जैसे बौद्ध से रिलेटेड कुंडल वन कोई सब होता है, बोध गया, इसे तो जनरली वो सब गया नालंदा के ही क्षेत्र में आपको देखने को विशेष रूप से मिलेंगे। लेकिन ऑप्शन में नालंदा भी रहेगा, गया भी रहेगा, तो कन्फ्यूजन होने की संभावना हो जाती है और लगभग कन्फ्यूजन समझिए क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंडलपुर राजकीय महोत्सव कहाँ हुआ था, उद्घाटन किसके द्वारा, उद्घाटन राज्यपाल के द्वारा। बिहार के राज्यपाल पता है ना, हाँ ये सब नाम याद रखिएगा, राज्यपाल का, मुख्य सचिव का, DGP का, ये सब सवाल आपको पूछेगा। ऐसा सवाल 1-2 को देखने को मिलता है। अगला सवाल देखते हैं, पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्यास के किस सचिव को सम्मानित किया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास के सचिव, ये तो यहाँ क्लियर हो गया है, इसीलिए यहाँ से तो ऑप्शन से तो पकड़ में आ ही जाएगा।
लेकिन अगर ये नहीं देगा, हम सवाल पूछते हैं इसको दूसरे तरीके से। अभी हाल ही में किस व्यक्ति को, बिहार के किस व्यक्ति को पेरिस में 11वां भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? इसमें ये नहीं देंगे, नाम देंगे किशोर कुणाल, नाम देंगे अशोक चौधरी, नाम में देंगे नीतीश कुमार, और नाम में देंगे चौथा में जियालाल आर्य। तब वहाँ पे संभावना गलत होने की हो सकती है। यहाँ तो क्लियर है ये बनाने के लिए, लेकिन हम क्वेश्चन की जानकारी के लिए इस तरीके का दिए हैं। तो हमको जानना है इसका आंसर क्या होगा। आचार्य किशोर कुणाल यही हैं, महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के समिति के सचिव हैं। तो किशोर कुणाल को पेरिस में मिला है। कहाँ मिला है ये याद रखिएगा, पेरिस में। कौन सा सम्मान? भारत गौरव सम्मान या भारत गौरव अवार्ड। क्रम 11वां। नहीं हो याद है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना है कि भारत गौरव सम्मान पेरिस में मिला है। किसको मिला है? आचार्य किशोर कुणाल। आचार्य किशोर कुणाल जो कि क्या हैं? महावीर मंदिर न्यास समिति बोर्ड के सचिव हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने सफेद चादर उपन्यास लिखा है? किसने सफेद चादर, बहुत ही फेमस, बिहार के पूर्व मुख्य गृह सचिव भी रह चुके हैं, यूपी के रहने वाले, और बिहार में ये नौकरी करते थे। अभी नाम मेरे मुंह से निकल भी चुका है उनका। हाँ, जियालाल आर्य। जियालाल आर्य बहुत ही फेमस। कौन सा पुस्तक का नाम है? सफेद चादर। बहुत ही फेमस पुस्तक है सफेद चादर। इनकी एक और पुस्तक है महाप्राण, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर पर इन्होंने पुस्तक लिखी है, महाप्राण कर्पूरी ठाकुर। ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला एक पुस्तक है दलितों का क्या होगा। दलितों का क्या होगा। अगला एक और पुस्तक है आरक्षण और राज्य का दायित्व। ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, महाप्राण कर्पूरी ठाकुर, दलितों का क्या होगा, आरक्षण और राज्य का दायित्व। सफेद चादर किसके द्वारा लिखी गई है? जियालाल आर्य के द्वारा। अगला देखते हैं, आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से तैयार किस उपकरण को पेटेंट मिला है? मैंने पेटेंट का मतलब वहीं तैयार किया गया, उसको अधिकार मिला है। जो कि तैयार कहाँ हुआ है, किसके द्वारा? आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से। ठीक है, किस उपकरण को पेटेंट मिला है? पेटेंट मैंने वहीं बनाया गया है, इसलिए उसी का अधिकार है। एक नया चीज है, वो नया चीज क्या है? सूटकेस इन्वर्टर। इसको बोलते हैं पोर्टेबल इन्वर्टर। कहीं भी आप ले जा सकते हैं, ऐसा इन्वर्टर जो कहीं भी जा सकता है, सूटकेस के रूप में बंद रहेगा, और वो इन्वर्टर कहीं भी ले जाके आप उसको बिजली के रूप में, 3 इडियट में, हाँ। तो सूटकेस इन्वर्टर बहुत ही नवीन खोज और काफ़ी अच्छा पहल आईआईटी पटना के द्वारा। आगे देखेंगे सूटकेस इन्वर्टर किसके द्वारा किया गया? आईआईटी पटना के द्वारा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे देखेंगे। हाँ देखिए, आगे यही क्वेश्चन आ गया कि आईआईटी पटना द्वारा विकसित सूटकेस इन्वर्टर कितना कम तापमान पर कार्य कर सकता है। वो बना तो दिया है, लेकिन इसमें एक भी रखा है कि कितने न्यूनतम डिग्री सेल्सियस पर ये काम कर सकती है। -9, -15, -19, -25। तो ये जानते हैं -19 डिग्री टेम्परेचर पर कार्य कर सकता है। -19 डिग्री, समझ लीजिए। माइनस में, प्लस में तो नहीं है, 0, 4, 5 तो ठंडा गया, और माइनस जाइए कि कितना पे भी वो काम कर सकता है। तो ये आईआईटी पटना द्वारा सूटकेस इन्वर्टर नाम दिया गया है। दे देगा, सवाल दे देगा इस तरह से घुमा के कि हाल ही में बिहार में तैयार सूटकेस इन्वर्टर किसके द्वारा तैयार की गई है? आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, बिहार इंजीनियरिंग कह के 3-4 तरह का ऑप्शन दे सकता है। तो किसके द्वारा तैयार किया गया है? आईआईटी पटना। अगला देखेंगे, बिहार ने हाल ही में मधु उत्पादन में, शहद उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? ये शहद उत्पादन के मामले में क्या उपलब्धि हासिल किया है बिहार?
देखते हैं सेंटेंस क्या क्या कह रहा है। बिहार भारत में शीर्ष मधु उत्पादक बन गया। क्या है? मधु उत्पादन में शीर्ष नहीं है। बिहार मधु उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। बहुत लोग क्या करेंगे, इस तरह के सवाल रहेंगे, लगेगा वो बिहार के बारे में पूछ रहा है तो जरूर हो गया होगा तब देगा। ऑप्शन में रहेगा एक से अधिक जरूर, डी है तो एक से अधिक, लेकिन वैसा नहीं है। बिहार मधु उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया, ये सही सवाल है, ये आंसर इसका सही है। बिहार ने पिछले वर्ष अपने मधु उत्पादन को दोगुना कर दिया है, ये भी सही है। नहीं, ये गलत है। बिहार ने अंतर्राष्ट्रीय मधु का निर्यात शुरू कर दिया, ये भी गलत है। तो कह क्या रहा है, कौन उपलब्धि हासिल की है? तो ये उपलब्धि बिहार के द्वारा अभी क्या किया गया है, हासिल किया गया है। कितना स्थान पर मधु उत्पादन में, शहद उत्पादन में पहुंचा? 3 का नाम जानना है। पहला स्थान पर है उत्तर प्रदेश, पहले स्थान पर शहद उत्पादन में कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर पंजाब और चौथे स्थान पर बिहार। यही उपलब्धि हासिल किया है बिहार, चौथा स्थान पर पहुंच गया है। ये पहला 3 यूपी, बंगाल और पंजाब। ठीक है, लिख लेंगे। अगला है, बिहार की कात्यायनी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में कितना पदक जीता है? जूनियर महिला तैराकी में कितना पदक? 3 को तो जीता है, लेकिन यहाँ 3 को डिफरेंशिएट किया गया। अच्छा, 3 नीचे वाला भी है? नहीं, 3 स्वर्ण पदक नहीं जीता है। ये जीती हैं 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक। ऐसे ही फ्रैक्शन में देगा कि कितनी पदक जीती है, तो 2 स्वर्ण और 1 रजत। ऑप्शन में देगा 1 स्वर्ण 2 रजत, या देगा 3 स्वर्ण पदक। तो आपको जानना है, जरूरी यह है कि कितना पदक स्वर्ण और कितना रजत जीता है। बहुत ही बड़ी उपलब्धि, इसलिए कात्यायनी सिंह के बारे में ये क्वेश्चन दिया गया। कितना जीती है? 2 स्वर्ण और 1 रजत। अगला देखेंगे, दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति, पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुराने पुराने खोज जो होते हैं। तो हाँ, तो उस सब का जो एक बैठक हुआ, 8वां केमा हुआ था? 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ये इंटरनेशनल लेवल का मीटिंग था और ये बिहार में ही आयोजित हुआ था। इस कारण से ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का मीटिंग था। ऑप्शन है ज्ञान भवन पटना, राजभवन पटना, बिहार संग्रहालय या पटना विश्वविद्यालय पटना में। तो कहाँ हुआ था? कुछ दिमाग लगाइए आप लोग। बिहार म्यूजियम में। आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा ज्ञान भवन पटना। इसका आंसर क्या होगा? ज्ञान भवन पटना। एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, पक्का है कि एग्जाम हॉल में आएगा, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। जैसे अभी यहाँ देख लिए ना, इतना चर्चा हो गया, ये अगर सवाल अगर वहाँ आया तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा कि इसका आंसर क्या होगा? ज्ञान भवन। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन तो आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। और जब एग्जाम में सवाल बनता है ना तो काफ़ी अच्छा होता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अगला देखेंगे, फिर देखिए वही, मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर? अभी तुरंत पीछे चर्चा किए थे, यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर। हाँ, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ष 2023-24 में बिहार के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी जिसको बोलते हैं, संग्रह में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जीएसटी में के द्वारा कितना जो है टैक्स जो कलेक्ट किया गया है, कितना प्रतिशत का वृद्धि कर रहा है, बढ़ा है? कर से जीएसटी के कितना आया है, कितना परसेंट उसका बढ़ोतरी हुआ है? 12.48%, 8.7%, 18.13%, 10.5%। क्या होगा? 18 दशमलव नहीं, 10.5 नहीं हो, 18.13%। जीएसटी से कुल कितना? 18.13। सब नया नया क्वेश्चन लगता आ रहा है ना, कोई बात नहीं, एक बार याद रखिए, आ जाएगा।
ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा के उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए होगी? ग्रीन चैनल का शुरुआत किया गया है कि किस जिले से मेडिकल के दवाई से रिलेटेड कि समुचित मात्रा की उपलब्धता में उसको वहाँ उपलब्ध कराया जाए। किसमें? हर जिले में स्वास्थ्य संस्थानों में, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, उस सब में कि आप दवाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए एक नया क्या शुरू किया गया बिहार में? ग्रीन चैनल 2.0। ये भी याद रखना जरूरी है, ग्रीन चैनल 2.0। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? याद रखिएगा, स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा की उपलब्धता से। ये याद रखिएगा, सिर्फ पहला क्वेश्चन इसमें यहाँ आता है, ग्रीन चैनल 2.0। तो उसके तहत के लिए सबसे पहले अभी बिहार का 2 जिला का सिलेक्शन और दोनों जिला का में से 2-2 ब्लॉक का सिलेक्शन हुआ है। 2-2 ब्लॉक चुना गया है 2 जिला में। एक मुजफ्फरपुर का 2 ब्लॉक चुना है, शेखपुरा का 2 ब्लॉक चुना गया है। शेखपुरा का शेखोपुर सराय करके एक अरियरी है ब्लॉक है, वो दोनों चुना गया था। इसका आंसर क्या होगा? मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। याद रखिएगा एकदम ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, पूर्व मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोधी इमारत और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। बिल्कुल सही। उपयुक्त जानकारी बिहार के किस स्थल से प्राप्त हुई है? पहले भी मतलब कि क्या होता था कि भूकंप प्रतिरोधी इमारत और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था, तो भूकंप के कारण होता था। इसकी जानकारी अभी हाल ही में एक जगह स्थल से खुदाई हुआ तो पता चला है। तो किस स्तर से, बिहार के किस स्थल से पता चला है? दिमाग लगाइए। राजगीर, सोनपुर, मुंगेर। बिल्कुल सही जवाब, राजगीर। अभी हाल ही में पूर्व मौर्य काल, ये पूर्व मौर्य काल मतलब मौर्य काल से भी पहले का कि बना हुआ होता था, तो भूकंप के कारण तो अभी हाल ही में खुदाई हुआ है तो पता चला है। ठीक है, दिक्कत होता है यही सब में कि इतना आएगा ना आपके पास डाटा और सब में रहेगा आंसर वही, क्या रहेगा? बक्सर, राजगीर, नालंदा, आरा, 8-10 वो जिला का नाम वही घूमते रहेगा, सबका आंसर वही आसपास रहेगा। लेकिन किसमें क्या है याद रखना। देखिए फिर वही आ गया, वैसने क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसका कि कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी, कोका कोला का नाम सुनबे किए होंगे, जानते ही होंगे, तो बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है? कोका कोला जो है बिहार में बॉटलिंग प्लांट स्थापना करना जा रहा है, तो किस जिला में वो कर रहा है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा बक्सर। कहाँ किया जा रहा है? बक्सर में कोको कोला का बॉटलिंग प्लांट, कोको कोला का बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में? बक्सर में। कोको कोला का बॉटलिंग प्लांट बक्सर में। ठीक है, फिर आ गया आईआईटी पटना। आईआईटी पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? एक सवाल हम आप लोगों को 2-3 दिन पहले भी बताए थे इसी तरीके का, पढ़ाई को रिलेटेड गुणवत्ता को सुधार के लिए। हाँ, पेट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस का बताए थे। हाँ, इसमें कह रहा है कि आईआईटी पटना में किस विद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम, डॉक्टर और फिलोसफी जो कोर्स होता है उसके लिए समझौता किया है। क्या? हाँ, लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया में यूनिवर्सिटी है लिंकन विश्वविद्यालय, उसी के साथ आईआईटी पीएचडी ने समझौता किया है। क्या चीज़ के लिए? संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए। लिंकन विश्वविद्यालय कहाँ है? मलेशिया में। आगे बढ़ते हैं। हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर, ये तितली की 2 एक प्रजाति खोजी गई है। किसका प्रजाति है ये पहले जानना जरूरी है। हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की प्रजाति है, बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI। तितली का प्रजाति है कौन? तितली का हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर, तो कहाँ देखा गया है? नवादा, नालंदा, मोतिहारी, हाजीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, गोपालगंज और सारण।
खगड़िया कहाँ देखा गया बताइए, कुछ दिमाग लगाइए। बेगूसराय खगड़िया में ये देखा गया है, मोतिहारी और हाजीपुर में देखा गया है, मोतिहारी और हाजीपुर में, मोतिहारी और हाजीपुर में। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन, मोदी गीत माला पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत फेमस किताब मोदी गीत माला, मोदी जी के बारे में लिखा गया। मोदी गीत माला पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है मोदी गीत माला पुस्तक के लेखक? अनिल शर्मा कि योगी संजय चेसियार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह? मोदी जी तो अपने नहीं लिखे होंगे, तो एक ऑप्शन तो आप काटिए दीजिए, इसमें दिमाग नहीं लगाना। अमित शाह भी नहीं है लिखा होगा, यो काट दीजिए। अब बचे अनिल शर्मा और योगी संजय चेसियार। इसका आंसर होगा योगी संजय चेसियार। हाँ, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। मोदी गीत माला कौन? योगी संजय चेसियार। अगला देखेंगे, पर्यटकों के सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटक पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है? कि भाई पर्यटन के क्षेत्र में, ऐसे तो तत्पर पुलिस तो सब जगह सुरक्षा प्रदान कर ही रही है, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्यटकों के सुरक्षा के लिए, जितने भी बाहर आते हैं पर्यटक सब, उसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि पर्यटकों के साथ ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, कहीं भी बहला फुसला के सामान छीन छोड़ लेना, ज़बरदस्ती करना, बहुत तरह का होता है, ठग विद्या करना। तो उसके लिए कौन सा विभाग पर्यटक पुलिस स्थापित करिए, मैंने वो अलग रहेगा, सिर्फ काम करेगा वो पर्यटकों के लिए ही काम करेगा, उसी की सुरक्षा के लिए उसी की जिम्मेवारी संभालेगी। तो कौन विभाग के द्वारा कर रहा है? कौन सा विभाग? नगर एवं आवास विभाग नहीं होगा, पथ परिनिर्माण विभाग नहीं, गृह विभाग और पर्यटन विभाग। ये दो में डाउट लग रहा है, क्योंकि सारी पुलिस की जिम्मेवारी किसके विभाग के अंदर आती है? गृह विभाग। लेकिन इसका आंसर होगा पर्यटन विभाग, वही खुद कर रहे हैं और पर्यटन के क्षेत्र के लिए ही, तो इसका आंसर होगा पर्यटन विभाग। अगला देखेंगे, परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है? परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है? क्या कह रहा क्वेश्चन? परिवार नियोजन विधियों के मतलब कि कैसे परिवार को मतलब कि संख्या को रोका जाए, तो उस विधि में उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है? इसका आंसर क्या होगा? नालंदा। ठीक है, काफी सुंदर पहल। हाँ, नालंदा से सवालों बहुत ज्यादा रहता है, क्वेश्चनों खूब पूछता है। अगला देखिए, फिर क्या है, युवाओं के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो पटना में युवाओं को मैंने कि रिझाने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए कि वोट डालिए, तो उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई थी। तो वो नाम दिया गया था यू आर द वन। यही है आंसर, यू आर द वन। यू आर द वन। युवाओं के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया गया था यू आर द वन। याद रखिएगा, यू आर द वन। अगला देखेंगे, बिहार का पहला बीएसएनएल की पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहां लॉन्च की गई? देखिए अभी बीएसएनएल 4G में चल रहा है, और जियो एयरटेल कहां चल गया है? 5G से अब 6G में जाने वाला है। अब बीएसएनएल पूर्णतः 4G मोबाइल सेवा कहां पर लॉन्च किया? अभी बिहार में। कहां किया है? नहीं, वैशाली। हाँ, वैशाली के महुआ में। एकदम याद रखिएगा, वैशाली अगर देगा तो वैशाली मारना है, पर्टिकुलर क्षेत्र देगा महुआ तो महुआ मारना है, इसलिए हम दोनों बता दिए हैं, महुआ या वैशाली। ठीक है, अगला देखेंगे,
भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में हरिंदर सिंह बिहार के किस जिले बताए थे? कौन जिला बता ही दिए थे? सारण के रहने वाले, छपरा के रहने वाले, उसी में चर्चा कर दिए थे ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है? मौसम विज्ञान विभाग, ये याद रखिएगा, किसके द्वारा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई? एक विश्वविद्यालय में, हाँ बिल्कुल सही, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। कहाँ है? दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा में। ये भी याद रखना है। पटना विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ है? हाँ, ये सब याद रखना चाहिए। मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? बोध गया पर्टिकुलर हुआ, नहीं तो गया भी। ये सब चीज़ों को जाननी चाहिए। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे। वर्ष 2020 से 2024 तक, 20 से 24 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो हमको लगता है अब सब जिले में ऐसा काम हो रहा है, लेकिन पूछ रहा है सबसे अधिक जिले को किस जिला में। मैंने साइबर ठगी तो जानते ही आप लोग, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो साइबर ठगी के मामले में बिहार का सबसे कौन सा जिला शीर्ष पर है? अभी आप बोल ही रहे थे हर चीज में नालंदा, तो इसका भी आंसर होगा नालंदा ही होगा। नालंदा में ही सबसे अधिक साइबर ठगी के शिकार लोग हुए हैं। साइबर ठगी। अगला है, हाल ही में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? 70,000 सरकारी स्कूल का नाम बदल दिया गया। बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा है नाम बदलने वाला, जिसको मन हो रहा है सो चीज चेंज कर दे रहा है। तो 70,000 स्कूलों का नाम चेंज कर दे रहा है। तो समझिए इसका आंसर क्या होगा? नहीं, इसका आंसर होगा बिहार। और लोग सवाल से दिमाग लगाएंगे यूपी पर, क्योंकि यूपी में अभी मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ नाम चेंज करने में आगे चल रहे हैं। हर चीज़ का नाम चेंज कर रहे हैं वो। तो इसका आंसर होगा क्या? बिहार में भी ये सिस्टम शुरू हुआ है। अगला है 52वें नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप, जब नेशनल लेवल का बात हो और बिहार में हो तब जानना जरूरी होता है कि बिहार में कहाँ किया गया। बेगूसराय, पटना, भागलपुर, दरभंगा, कहाँ होगा? हाँ, बेगूसराय। इसका आंसर होगा बेगूसराय। सारा प्रश्न इस तरह से देखते जाइएगा, और इस तरह से क्या होता है, एक बार सवाल नजर पड़ता है और सुनते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन दिमाग में जल्दी जल्दी सेट भी होता है। अब ये सब सवाल क्या परीक्षा में आएगा तो बिल्कुल बनेगा कि नहीं? एकदम दिमाग में आएगा वहाँ, क्योंकि 4 ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, तो बिल्कुल सवाल बनेगा। इसीलिए अभी बिहार को ही कभी नया चीज से पढ़ने से अच्छा है कि बिहार के बारे में ही हम लोग डिस्कस करें। देखते हैं, जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? जल स्रोत के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? माने कि जो जल को जो है कंजर्वेशन करने के मामले में, संरक्षण करने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? क्या होगा आंसर? बक्सर इसका आंसर होगा। ये 1 नंबर पर, बहुत चीजों में देख रहे हैं बक्सर आगे चल रहा है। अगला देखिए क्या है, बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद हो जाएगा तुरंत। बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से, ससुराल के बगल में लिखा गया पत्नी का पैतृक घर। अरे ससुराल तो वही न होता है, पत्नी एक ने घर होता है, कि दूसरे का थोड़े होगा। पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उपयुक्त फैसला हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया? मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि आप अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए अपने सास ससुर साला साली से अगर पैसा मांगते हैं तो वो दहेज का माना नहीं जाएगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। नहीं तो ऐसे होता अगर पैसा मांगिएगा ससुर से, सास से,
2 लाख 4 लाख 5 लाख तक कहेगा हमसे दहेज मांगा। हाँ, पहले तो ससुराल बनेगा तभी नहीं ये क्वेश्चन बनाइएगा, ऐसे थोड़े होगा। तो ये जिसका हो चुका है और जो इस अवस्था से गुजर रहे हैं उसके लिए ये सवाल है, उसके लिए ये हाईकोर्ट द्वारा फैसला दिया गया। तो भाई कौन सा हाईकोर्ट? दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, झारखंड। तो ये अभी हाल ही में अपना ही हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है कि पैसा आप भेज दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बोल दिया हाईकोर्ट सुना दिया तो पैसा मांगना शुरू कर दीजिए। अब भरण पोषण में लगेगा 10,000, बोलिएगा 20,000 लग रहा है, यो काम होगा? यहाँ के लोग बहुत तेज है ना, नहीं देगा, मजबूरी में देने पड़ेगा। आजकल दहेज प्रथा देख रहे हैं आप, प्रताड़ित कितना हो रहा है, जबरदस्ती मांगता है, इसका उल्टा नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नए अपराध नियंत्रण कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट एक अपराधी को राज्य से कितने समय तक निर्वासित कर सकता है? मतलब कि एक मजिस्ट्रेट को पावर कितना है कि एक अपराधी को वो राज्य से उतने दिन तक वो बाहर कर सकता है, उसको राज्य में एंट्री नहीं देता। ये मजिस्ट्रेट को पावर है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा क्या? 6 महीना तक मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो जिला बदर राज्य बदर कर सकता है। कभी भी चुनाव उनाव होता होगा तो देखते होंगे कि कोई जो अभियुक्त होते हैं, हिट लिस्टेड होते हैं, मोस्ट वांटेड होते हैं, तो उसको जिला बदर कर दिया जाता है कि अगर यहाँ चुनाव हो रहा है तो आप उस जिला में नज़र नहीं आ सकते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तब बोलता है कि तब आप एंट्री मार सकते हैं। अगला है बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक 2024। ये भी याद रखना है, बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तक विधेयक। सीधा प्रश्न यही पूछ देगा कि बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तक विधेयक कब पारित किया गया? कब का? 2024, एकदम करेंट का है, इसलिए याद रखना है। के तहत सरकार निजी सीसीटीवी मालिकों से कितने दिनों तक फुटेज प्राप्त कर सकती है? प्राइवेट व्यक्ति अगर सीसीटीवी घर में लगाए हुए हैं तो वो सीसीटीवी से फुटेज मांग सकती है सरकार, आपको देने जरूरी है, बाध्य है। हाँ हेलो, हाँ प्रणाम। ठीक है, क्लास से निकल बात कर। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो सरकार आपसे फुटेज मांग सकती है, किसी भी व्यक्ति, प्राइवेट घर में भी देखते हैं सीसीटीवी सब लगाता है ना, तो कितना दिन तक का? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन? दिमाग लगाइए, ये 30 दिन तक, 1 महीना तक का फुटेज मांग सकती है कि भाई आप 1 महीना तक का दीजिए, उससे ज़्यादा का नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक तो मांगी लेगी, लेकिन 30 दिन तक का देना आपको जरूरी है। इसलिए अगर सीसीटीवी लगाते हैं तो ये बातों को जान लीजिए, ठीक है ना? तो 30 दिन तक। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम चंपारण में मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, कहां से? मुजफ्फरपुर से मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। मैंने अब पाइप के थ्रू एलपीजी का कनेक्शन चलेगा, हर जगह शुरू हो चुका है। तो अभी शुरुआत किया गया मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी, मुजफ्फरपुर मोतिहारी। अंदाजा लगा सकते हैं कि उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन की लंबाई क्या होगी? लंबाई 89 किलोमीटर, 99 किलोमीटर, 109 किलोमीटर, 119 किलोमीटर। ऑप्शन होगा 109 किलोमीटर। 109 किलोमीटर। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी की दूरी कितनी है? 100 है ना? हाँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर लिया होगा, कुछ उसमें ऐड किया होगा। तो 109 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल मोतिहारी में राष्ट्र को समर्पित किया गया? सबसे पहला प्रश्न यही होगा, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल कहाँ किया गया है? मोतिहारी में। ये याद रखना भी जरूरी है, मोतिहारी में किसके द्वारा, निम्नलिखित में किस कंपनी का, कौन सा कंपनी का? भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल या रिलायंस पेट्रोलियम? मोतिहारी में
इसका आंसर होगा इंडियन ऑयल, IOCL, इंडियन ऑयल लिमिटेड। इंडियन ऑयल का जो है मोतिहारी में यही किया गया है राष्ट्र को समर्पित। वहाँ बॉटलिंग प्लांट भी होगा और भंडारण भी होगा, रखने की व्यवस्था होगी, स्टोरेज भी क्षमता होगी। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? देखिए बिहार का नया मुख्य सचिव, तो ये सब चीज एकदम जानना जरूरी है। बिहार का नया चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? अमृतलाल मीना। इसके पहले कौन थे? ब्रजेश मल्होत्रा, वो थे पहले। उससे पहले थे आमिर सुबहानी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अमृतलाल मीना। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना का उद्घाटन कब और किनके द्वारा किया गया है? ये सब बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। कब किया, किसने किया, ये डेट और किसके द्वारा। पिछला बार भी क्वेश्चन देखने को मिला था, उसके पिछला बार भी क्वेश्चन देखने को मिला था, किसके द्वारा। और हमेशा कंफ्यूजन होता है प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और सीएम और पीएम में कि कौन किया। ऑप्शन में दोनों रहता है। देखिए क्या कह रहा है, 4 मार्च को नरेंद्र मोदी द्वारा, 4 मार्च को नीतीश कुमार के द्वारा, 4 अप्रैल को पर्यावरण मंत्री द्वारा और 4 फरवरी को राज्यपाल के द्वारा। सब लग रहा है कि उद्घाटन करने वाले ही व्यक्ति हैं। तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में जो है, तो इसका आंसर होगा 4 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, सीएम बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 4 मार्च को किया गया, एकदम याद रखिएगा। बिहार से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में चयनित हुआ है? स्मार्ट सिटी अभी 2 में चयनित होने का सिलसिला चल रहा है शहर का। तो बिहार से कौन सा शहर का चयन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन से शहर का क्या हुआ है? चयन हुआ है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, 3 गो ऑलरेडी था, ये है। तो इसका आंसर क्या होगा? मुजफ्फरपुर का चयन किया गया है स्मार्ट सिटी 2.0। हाँ, तो ये स्मार्ट सिटी चैलेंज है, ये नया है। हाँ, वो पहले से स्मार्ट सिटी तो चल ही रहा था, गांव शहर का जो कर रहा था। बिहार शरीफ भी है उसमें। अगला देखेंगे, बिहार में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? बहुत फेमस क्वेश्चन। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? कहाँ? बिल्कुल सही, हाजीपुर में सरसाई सरोवर में। एकदम याद रखना है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? हाजीपुर में। कहाँ पर? हाजीपुर, एकदम याद रखिएगा, हाजीपुर। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा, अच्छा खासा ऊंचा है। बिहार में कौन सा अस्पताल आधुनिक फोटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल कैटरेक्ट सर्जरी करने वाला पहला अस्पताल बन गया? कैटरेक्ट, ये समझ रहे हैं? कैटरेक्ट सर्जरी क्या होता है? आंख का। ये किससे संबंधित है? आंख से। तो पहला ये मशीन जो है, ये कैटरेक्ट सर्जरी करने वाला पहला कह रहा अस्पताल कौन सा बना? एम्स पटना, IGMS पटना, NMCH, PMCH, नालंदा मेडिकल कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज। तो इसका आंसर होगा IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, IGMS। हाँ, अगला देखेंगे, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के तहत अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति राशि क्या तय की गई है? कि कोई भी लड़का को खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के तहत 2024 का जो योजना है, मैक्सिमम कितना राशि वार्षिक के रूप में प्राप्त कर सकता है पैसा? 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख मैक्सिमम एक साल में।
मैक्सिमम 20 लाख रुपए की राशि छात्रवृत्ति तक वो पा सकता है। ये छात्रवृत्ति कैसी छात्रवृत्ति? खेल छात्रवृत्ति, ये याद रखिएगा, खेल छात्रवृत्ति के रूप में 20 लाख रुपए तक का। क्योंकि अब बिहार का खेल के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति तेजी से काम चल रहा है, जागरूकता बढ़ाने का काम, क्योंकि बहुत बिहार हमारा खेल में पिछड़ा हुआ है। बहुत लोग ऐसे नहीं है, 2-4 खिलाड़ी को खेल को छोड़कर अन्य खेलों में यहाँ के लोग नहीं। यहाँ का लड़का लोग सब क्या बतबनबा में रहेगा, खाली बात बनाने में सब एक नंबर, खेल कूद में कोई मतलब नहीं। खेलेगा जरूर लेकिन सीरियस होकर नहीं। बैडमिंटनों खेलेगा, क्रिकेटो खेलेगा, हॉकीओ खेलेगा, जो बोलिएगा सब में, क्यों मनोरंजन के लिए। यहाँ ऑलराउंडर है सब, कुछो बोलिए सब चीज में निपुण है, सर्वगुण संपन्न है यहाँ, इसीलिए आवश्यकता नहीं पड़ता ये लोग को। अगला है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा बिहार का शहर PM 2.5 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर? विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर भी वही होगा। कितना घटिया है वहाँ का हो गया है जी, बेगूसराय का। हाँ, लगता है वहाँ का बहुत ही खराब है। अभी तो पटना का भी आज ही तो पेपर में आया, बहुत खराब स्थिति है पटना का। बोला है कि पटना में सांस लेना, एक ताज़ा हम बता रहे हैं, अभी पेपर का ही न्यूज बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बता रहे हैं, कि पटना में अगर आप सांस ले रहे हैं तो समझिए 10-15 सिगरेट पीने के बराबर है। 10 से 15 सिगरेट पीजिए और पटना में सांस लीजिए, तो सोचिए आप डेली कितना डब्बा सिगरेट पी रहे हैं। जो नहीं हो सिगरेट पीने वाला वो सांस के जरिए सिगरेट पी रहा है। जितना सिगरेट वाला हानि नहीं कर रहा उतना वो सब हानि कर रहा है। आज ही का कोई पेपर में दिया है। अगला है सवाल, क्या है? एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में बन रहा है? एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री, बिहार नहीं, भारत नहीं, एकदम याद रखना, एशिया। हाँ, कहाँ बन रहा है? और बड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ का हूँ, हमारे घर के बगल में बन रहा है, समझ सकते हैं। और ज़्यादा दूर भी नहीं है। वहाँ के बनने से क्या हुआ, बहुत सारा वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि एशिया का बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा बन रहा है, काम शुरू है, चल रहा है। कितने लोगों को रोजी रोजगार मिला है, सारे लोगों को वहाँ पर जितना जनरली होता क्या है ना, कि आसपास के लोग को ही दिया भी जाता है, तो प्रेफरेंसेस दिया जाता है हर चीज़ में। तो ये बना गया है जमुई के चकाई में, सोनो चकाई एक जगह है, हाँ, जहाँ के विधायक सुमित कुमार सिंह, जो कि वर्तमान में बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, वहीं के निर्दलीय, बिहार के इकलौते निर्दलीय विधायक जीतने वाले, 243 विधानसभा में एक ही सीट निर्दलीय, और वो जीतने वाले चकाई के सुमित सिंह। इन्हीं का प्रयास, अथक प्रयास से एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री उस जिले में खोला जा रहा है। हाँ, दोनों प्रखंड है, सोनो चकाई। अगला देखेंगे सवाल, क्या है? मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितना रुपया मिलेगा? मनरेगा में पहले कितना दिया जाता था? पहले 228। हाँ ठीक है, यहाँ पर है, इसको जानकारी के लिए लिख सकते हैं, ये पहले का था 228। अब कितना दिया जाएगा? 245 रुपया अब दिया जाएगा, एकदम याद रखिएगा, 245। मनरेगा के तहत बिहार में मजदूरों को एक दिन काम करने का, ये तो बड़ी कम पैसा है जी, 245 रुपया है। यहाँ तो डेली लेबर का चार्ज 600 रुपया, 500 रुपया से कम नहीं है। हाँ, वो तो कट उठ के, हाँ, लेकिन 600 रुपया से कम में यह नहीं करता है दिहाड़ी पर काम। और पूरे अगर भारत का बात करें तो सबसे अधिक मनरेगा में प्रतिदिन कौन सा है राज्य? कौन? कितना? पूरे अगर भारत में बात की जाएगी तो गोवा में है 374 रुपया। ठीक है, इंडिया में सबसे अधिक गोवा देती है मनरेगा को 374 रुपया, और बिहार देती है 245। पहले 228 था, 28 से बढ़ाकर किया 245। कितना बढ़ा है? कम में तो बढ़ा है, ज़्यादा थोड़े बढ़ा है। हाँ, अगला, ये स्टेट कैटेगरी में बिहार के किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन, अनोखा स्पॉट, एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किसमें? स्टेट कैटेगरी में बिहार के किस स्थल को
एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड, डायरेक्ट सवाल रहेगा। स्टेट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? एक नोलखा पैलेस है राजनगर में, एक विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है भागलपुर में, ककोलत वाटरफॉल है आपको नवादा में, ये भी जान लीजिए, और एक वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आपको पश्चिम चंपारण में, बेतिया में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, यही इसी को दिया गया है एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023। एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किसको मिला है? हाँ, अगला देखेंगे क्वेश्चन, क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2070 तक, कब तक का कह रहा है? वर्ष 2070 तक कितना गुना बढ़ने का अनुमान है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है 2070 तक कह रहा है कितना गुना बढ़ जाएगा? इसका 5.4 है, 3.2 है, 5.2 है, 2.8 गुना। एकदम याद रखना है 5.2, 5.2, 5.2 गुना 2070 तक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तेल और गैस को खोज के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना कौन सी कंपनी बना रही है? तेल और गैस को ये खोजने के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना कौन सी कंपनी, किस कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई है और वो शुरू कर भी दी है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको बोलते हैं क्या? ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्री। दिमाग लगाइए, आप लोग बताइए। तेल और गैस है तो क्या होना चाहिए? जब तेल है और गैस भी है तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी। अभी हाल ही में इसका शुरुआत भी हो चुका है, खुदाई हो रहा है। कहाँ हो रहा है? समस्तीपुर में, वहां शुरू भी हो चुका है ये प्रक्रिया। समस्तीपुर का राजा। अगला देखेंगे, 15 से 17 मार्च के बीच सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? सिंहेश्वर मेला लगता है, महोत्सव सिंहेश्वर मेला बहुत ही फेमस है, ये मधेपुरा का है। कहाँ का है? मधेपुरा का सिंहेश्वर मेला, सिंहेश्वर महोत्सव बहुत ही फेमस है बिहार का, मधेपुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लखीसराय में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति, अभी हाल ही में लखीसराय में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति मिली है, तो पता करना है आपको कि यह किस काल की है। पता चला है किस काल का है? भगवान विष्णु का मूर्ति मिला है लखीसराय में। न उतना पुराना न है। हाँ, ये आंसर होगा पाल काल, इसका आंसर होगा भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। ऐसा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हाल ही में खुदाई जब होता है, कुछ चीज़ों को मिलती है तो वो चीज़ें क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पाल कला, ये बीपीएससी में मेंस में आपको जीएस सेक्शन में सवाल लिखने भी आएगा। अभी पीटी का देखिए क्वेश्चन आएगा, अब पीटी जब क्वालिफाई कीजिएगा तो मेंस में जीएस में फर्स्ट पेपर में 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, एक आर्ट एंड कल्चर, दूसरा करेंट अफेयर्स और तीसरा सेक्शन होता है डीआई स्टेट। ठीक है, तो आर्ट एंड सेक्शन में आपको पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, ये सब के बारे में लिखना होता है। लंबा नोट से लिखना पड़ेगा
पाल कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वो सब में अभी हाल ही में जो भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, कहाँ मिली है? लखीसराय में। ठीक है, इतना क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड संभावना है कि इससे सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, इस बार नेशनल लेवल के करंट के साथ आएंगे और कुछ आप लोगों को उसमें से भी करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को ही, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ही लाएं जो कि आप लोग को फ़ायदेमंद हो। थोड़ा सा समय देके अगर देख लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो एक बार ये सब सारे प्रश्नों को एक बार देख लेने के बाद माइंड में जल्दी सेट हो जाता है और एग्ज़ाम में बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।